नमस्कार मित्रों, यदि आप गुणवत्ता में समझौता किए बिना अपनी तैयारी को गुणवत्तामूलक व सर्वोत्कृष्ट बनाना चाहते हैं तो मैं सत्य प्रकाश उपाध्याय हमारे YouTube चैनल टीचर सत्य प्रकाश पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, कक्षा 8 की एनसीईआरटी साइंस के 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पहला तो फसल उत्पादन और कृषि प्रबंध वाला और दूसरा चैप्टर था सूक्ष्म जीव वाला। तो पहले चैप्टर की आप लोगों की कुछ समस्याएं मेरे पास आई है, उनका समाधान करने के लिए ही स्पेशली ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप लोगों के प्रश्न जो मेरे पास आए हैं वो मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं। तो आइए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं। हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं। देखो, जिसने भी ये प्रश्न भेजा है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हम भोजन क्यों करते हैं। तो आप सब लोग जानते हो, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जिसको हर कार्य करना पड़ता है और कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें कहां से प्राप्त होती है, खाद्य पदार्थों से। खाद्य पदार्थों से हमें प्राप्त होती है एनर्जी। तो इस एनर्जी की प्राप्ति करने के लिए हम खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं और ये खाद्य पदार्थ हमें किससे मिलते हैं, भोजन से मिलते हैं। तो भोजन ग्रहण क्यों कर रहे हैं हम, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, जिससे हम हमारे दैनिक जीवन के कार्य सुचारू रूप से कर सकें। और दूसरी बात, भोजन हमारे शरीर की शारीरिक वृद्धि, विकास और मानसिक वृद्धि के लिए भी लाभदायक होता है। सजीवों के जो भी लक्षण हम जानते हैं, अगर आप लोगों को सजीवों के लक्षण पता नहीं है तो कक्षा 7 के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पर जाके आप देख सकते हो सजीवों के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं। वहां पर व्याख्या सहित मैंने समझा रखा है। तो उन सजीवों के लक्षणों को दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें मिलती है खाद्य पदार्थों से। और खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, जिनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये होता है पहला प्रश्न आपका कंप्लीट। देखिए अगला प्रश्न क्या है, बीजों को पानी में डालने पर कुछ बीज पानी में तैरते हैं, क्यों। बीजोपचार की एक विधि आप लोगों को पता होगी कि बीजोपचार के लिए, यह बीज का पता करने के लिए कि बीज अच्छी तरह से उगेगा या नहीं उगेगा, उससे होने वाली फसल अच्छी कैसे हो, तो इसके लिए हम जैसे मूंग या चने के कुछ बीज लेके और पानी में डाल देते हैं। 2-4 घंटे के बाद जब हम देखते हैं तो बीजावरण थोड़ा फूल जाता है और कुछ बीज पानी की सतह पर तैरने लग जाते हैं और अधिकतर बीज पानी के अंदर पात्र की सतह में चले जाते हैं। तो जो बीज डूब गए पानी के अंदर या पात्र के पेंदे में जो चले गए, वो बीज तो स्वस्थ हैं, लेकिन जो पानी की सतह पर तैर रहे हैं वो बीज स्वस्थ नहीं है, अर्थात वो फसल की बुआई के लिए उचित नहीं होते हैं। तो बीजों को पानी में डालने पर कुछ बीज पानी में तैरते हैं। क्यों तैरते हैं, क्योंकि उनकी जो उपजाऊ क्षमता है, उनमें अंकुरण की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है, अर्थात वो खराब हो जाते हैं, इसलिए पानी की सतह पर तैरते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 पास पास वाले खेतों में फसल उत्पादन में अंतर क्यों होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है
कि दो पास पास वाले खेत हैं, एक ही उनमें फसल की बुआई की जा रही है, जितनी जमीन वो है उतनी ही जमीन वो है, दोनों का जो क्षेत्रफल है वो समान है और उनमें बुआई करने के लिए जो हमने बीज लिया वो भी सेम है। लेकिन जब फसल का उत्पादन यानी अंतिम रूप से जब फसल की थ्रेसिंग करने के बाद में फसल का जब अनुमापन करते हैं तो एक खेत में फसल अधिक होती है और एक खेत में फसल का उत्पादन कम होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण मुख्यतः सबसे पहला तो यही हो सकता है कि दोनों में जो बीज की बुआई जिसकी की गई थी, तो हो सकता है एक में बीज को उपचारित करके बोया गया हो, दूसरे में उपचारित करके नहीं बोया गया हो। फिर उसके बाद में आता है कि एक फसल की निराई गुड़ाई अच्छी तरह की गई हो, दूसरी फसल की निराई गुड़ाई की नहीं गई हो। तीसरा कारण यह हो सकता है कि एक फसल में खरपतवारनाशी का उपयोग किया गया हो और दूसरी फसल में खरपतवारनाशी का उपयोग नहीं किया गया हो। अगर खरपतवारनाशी का उपयोग नहीं होगा तो खरपतवार जो होगी वो मुख्य फसल से जो पोषक तत्व होंगे उनको अवशोषित कर लेगी और वो पोषक तत्व जो फसल को मिलने वाले थे वो खरपतवार ले लेती है, तो उनका जो विकास और वृद्धि है वो रुक जाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बीजोपचार, निराई गुड़ाई, खरपतवारनाशी, खाद एवं उर्वरक ये क्या करते हैं? फसल के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो एक फसल वो होगी जिसमें इन सारे प्रक्रमों को नहीं अपनाया गया होगा और दूसरी फसल वो होगी जिसमें इन सारे प्रक्रमों को अपनाया गया होगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पास पास वाले खेत जिनमें उत्पादन में फसल है, मान लीजिए ये पहला खेत है, ये दूसरा खेत है, तो पहले खेत में अगर फसल का उत्पादन अधिक हो रहा है तो क्यों हो रहा है? दूसरे खेत में फसल का उत्पादन कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इसका जो कारण है ये हो सकता है कि पहले खेत में जो फसल बोई गई थी उसमें बीजोपचार नहीं किया गया होगा, उस फसल की निराई गुड़ाई नहीं की गई होगी, उस फसल में खरपतवारनाशी का उपयोग नहीं किया गया होगा। तो पहली जो फसल है इसमें उत्पादन अधिक हुआ है, इसका मतलब यह है कि इस फसल में बीजोपचार भी किया गया है, फसल की निराई गुड़ाई भी की गई है, फसल में खरपतवारनाशी का उपयोग भी किया गया है, इसलिए इसकी जो वृद्धि और विकास है इसका अच्छी तरह हो जाता है और दूसरे खेत की जो फसल है उसकी वृद्धि और विकास रुक जाता है। कीटनाशक लग जाते, कीटनाशी जो जीव होते हैं वो लग जाते हैं, कीटनाशकों का उपयोग नहीं करते हैं तो वो फसल को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। इसलिए पहले खेत की और दूसरे खेत की फसल में उत्पादन में जो अंतर है वो आ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है? सामान्यतः इनके अंतरों की अगर हम बात करें तो देखो, खाद खेतों में बनाई जाती है और उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाई जाती है। खाद में जो उत्पाद काम में आते हैं वो जैविक होते हैं और उर्वरक में जो उत्पाद काम में आते हैं वो रासायनिक होते हैं। और खाद और उर्वरक में अंतर के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर उसको आसानी से देख सकते हैं। और फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर देना, वहां पर आपको आंसर मिल जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं, क्या खरपतवारनाशी का प्रभाव छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? समझिए प्रश्न को, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या खरपतवारनाशी, खरपतवारनाशी क्या है? जो खरपतवार को नष्ट करने वाले रासायनिक पदार्थ हैं, खरपतवार को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। तो जब खरपतवारनाशी का फसल में छिड़काव किया जाता है तो क्या छिड़कने वाले व्यक्ति, छिड़कने वाला व्यक्ति कौन हो गया? किसान। तो छिड़कने वाले व्यक्ति या किसान पर भी इसका प्रभाव पड़ता है क्या? हाँ, बिल्कुल, किसान पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो छिड़कते समय क्या सावधानी बरतें? सबसे पहली बात, चेहरे पर, मुंह पर मास्क लगाना चाहिए। जैसा कि
अभी वर्तमान समय में कोरोना जैसी महामारी के चलते हुए सभी लोग मास्क का उपयोग करते हैं, वैसे कीटनाशक का छिड़काव करते समय, खरपतवार नाशी का छिड़काव करते समय मुंह पर मास्क होना अनिवार्य है। और जैसे ही छिड़काव कंप्लीट हो उसके बाद में अच्छी तरह साफ पानी से या हल्के गुनगुने पानी से हाथ पांव किसान को धोने चाहिए। तो ध्यान रखिए, खरपतवार नाशी छिड़कते समय किसान को ये जो 2-3 बातें मैंने बताई है वो अपनानी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो छिड़कने वाले व्यक्ति पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और रही बात प्रश्न की, तो प्रश्न सिर्फ ये पूछ रहा है कि खरपतवार नाशी का प्रभाव छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है क्या? तो इसका आंसर होगा हाँ, छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है अगर सावधानी नहीं रखी गई तो। अगला प्रश्न है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमने पाठ के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था फसल और फसल के प्रकार। तो फसल 3 प्रकार की हमने पढ़ी थी, रबी, खरीफ और जायद की फसल। आप लोगों को पता होगा रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल में क्या अंतर है, कब कब इनकी बुआई होती है और कब इनका अच्छा उत्पादन होता है। तो ध्यान रखिए, रबी, खरीफ और जायद की फसलों के लिए निश्चित ऋतु होती है, निश्चित समय सीमा होती है। उस निश्चित ऋतु में ही ये फसलें अच्छा उत्पादन देती है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? सब लोग जानते हैं कि गेहूं क्या है, रबी की फसल है। अगर रबी की फसल की बुआई हम खरीफ की फसल के समय करेंगे तो सबसे पहला फसल को प्रभावित करने वाला जो कारक है वह है वहां का वातावरण, वहां का अनुकूलन। अगर फसल को फसल के अनुकूलित वातावरण नहीं मिलेगा तो फसल क्या होगी? फसल की वृद्धि रुक जाएगी। ऐसा नहीं है फसल उगेगी नहीं, फसल उगेगी जरूर। किसी भी फसल को आप किसी भी समय बुआई कर दो इन तीनों की, इसमें अंकुरण तो होगा, फसल उगेगी भी सही, लेकिन फसल अच्छी तरह वृद्धि नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि फसल को उसके उत्पादन के लिए जो उचित वातावरण और उचित अनुकूलन होगा वो नहीं मिल पाएगा। और सबसे मुख्य कारक यही है, वातावरण के अनुकूल होने पर ही फसल का उत्पादन क्या होता है? अच्छा होता है। तो इस प्रकार गेहूं को खरीफ ऋतु में अगर उगाया जाएगा तो हम उससे फसल प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके अनुकूल वातावरण नहीं होगा और प्रतिकूल परिस्थितियों में कोई भी सजीव वृद्धि नहीं करता है। हम अच्छी तरह जानते हैं, फसल भी सजीव ही है, ये हम जान चुके हैं पहले। तो सजीवों की वृद्धि के लिए वातावरण का अनुकूलित होना बहुत जरूरी है। जब वातावरण अनुकूलित नहीं होगा तो फसल का उत्पादन भी अच्छी तरह नहीं होगा। इस प्रकार आज के वीडियो में आप लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया है। आशा करता हूं इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को मिल गए होंगे और वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आपको लगता है कि इस चैनल पर जो अध्ययन सामग्री आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है वो आप लोगों के लिए अच्छी साबित हो सकती है, तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और राइट साइड में जो घंटी का बटन है वो जरूर दबाइए, क्योंकि उससे होगा ये कि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों के पास में पहुंच जाएगा।
इसके साथ ही आज की क्लास जो है उसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।